रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखा हमने, तो मार्केट इसको लेके बहुत ही अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। तो करंट इकोनॉमी सिचुएशन क्या है, इसका असर बॉन्ड मार्केट के ऊपर क्या पड़ा है और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर क्या पड़ा है, और इसको लेके दूसरे जो सेक्टर्स है वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इसको लेके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको प्रेडिक्शन आ जाएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले 1-2 महीने में कहाँ तक जा सकता है। तो जो कोई भी ट्रेड कर रहा है, पोजिशनल ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक होल्ड किया हुआ है, तो उनको क्लैरिटी मिल सकता है कि वो सेक्टर कहाँ तक पार्टिसिपेट करने लायक है। तो हम बात करेंगे चौकसी रिसर्च सेंटर से ये रिपोर्ट आया हुआ है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, मैंने पूरा गो थ्रू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 5.25 का अभी जो इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं किया है, तो जीडीपी ग्रोथ का वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसे धीरे से नीचे आ रहा है और आने वाले Q4 तक हल्का सा मॉडरेट जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, 6.8 तक जा सकता है। उसी तरह सीपीआई जो कंज्यूमशन प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन, जो कि अभी फिलहाल में 2026 में फाइनेंशियल ईयर में 2.1 है, यहाँ से इन्फ्लेशन धीरे धीरे हिट करेगा और कंटिन्यूसली 5.9 तक जा सकता है। तो करंट सिचुएशन में अभी फ़िलहाल के सिनारियो में वो बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया गया है, इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और मैक्रो फैक्टर में वो बता रहे हैं कि एनर्जी जो हो गया, एलपीजी एलएनजी गैसेस को लेके, तो वो बता रहे हैं कि टर्म फ्यूचर में जो प्राइसेस में अप एंड डाउन होंगे उसको लेके और भी महंगाई देखने के लिए मिल सकता है, ये प्रोजेक्शन है उनका। और उसके साथ करेंसी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर करेंसी और वीक हो सकता है। वो बता रहे हैं कि 97 और 98 का सपोर्ट एरिया है। मानसून के ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं कि मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून आपको ना सिर्फ खेती करने के लिए आपको चाहिए, और उसके अर्निंग से आने वाले समय में जो रूरल अर्निंग्स और रूरल कंजप्शन का फोरकास्ट वो देती है, और रूरल का पैसा ही अर्बन में आता है, और जो कोई भी सेक्टर्स रूरल से जुड़े हुए होते हैं और रूरल कंजप्शन से साथ जुड़े हुए होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बता रहे हैं कि अभी जो हमारे पास रिजर्व है 682.3 बिलियन, और हम जिस तरीके से खर्चा अभी चल रहा है कंटिन्यूसली नियर टर्म फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में अगर देखें तो जी सेक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पे एफपीआई का थोड़ा सा फ्लो देखने के लिए मिल रहा है। फिक्स्ड इनकम के ऊपर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, इक्विटी का जो मॉडरेट रिटर्न है, इसलिए बॉन्ड मार्केट की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और विदेशी मुद्रा भी बॉन्ड मार्केट की तरफ चल रहा है। इक्विटी मार्केट में आने वाले समय के लिए थोड़ा प्रोजेक्शन हल्का सा नेगेटिव और न्यूट्रल कहा जा रहा है, जब तक कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज और प्राइसेस में अर्निंग्स में साइक्लिक अर्निंग्स जब तक नहीं आते तब तक ऐसे ही मॉडरेट इक्विटी रिटर्न्स बन सकते हैं। फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ के बारे में कहा जाए तो फिर से कमोडिटी जो हमारा क्रूड ऑयल है उसको देखा जा रहा है कि 115 तक हाई बना सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रेंज बाउंड है, तो थोड़ा सा पोजीशन वहाँ पर संभला हुआ है। और आने वाले 2027 में फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2027 फर्स्ट क्वार्टर तक गोल्ड में उतना जंप देखने के लिए नहीं मिलेगा, 1,50,000 तक वो गोल्ड को देख पा रहे हैं। अब अगर बात करेंगे सेक्टर्स की, कौन से सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर कोई सेक्टर में आपका पोजीशन पड़ा हुआ है तो वो सेक्टर को आप देख के उस स्टॉक को कैसे चर्न कर सकते हैं, तो सारे सेक्टर में कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो फॉरेक्स रिजर्व बन रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से बन रहा है, आईटी से भी ज़्यादा ये फॉरेक्स रिजर्व बना रहे हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस मॉडरेट पॉजिटिव है, और अभी आप फिलहाल में देख रहे हो कि सारे बैंक स्टॉक्स ही जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आईटी, ऑयल एंड गैस, स्टील नेगेटिव है जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ऑयल एंड गैस एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा मॉडरेट और नेगेटिव पोजीशन ही फोकस किया जा रहा है। एफएमसीजी डायरेक्शनली नेगेटिव है, और मॉडरेट नहीं कहा जा सकता, स्टिल नेगेटिव ही कहा जा सकता है, क्योंकि एफएमसीजी में जो क्रॉप्स आने वाले थे जैसे एलएनजी के वजह से यूरिया प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे वजह से आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि रूरल इनकम थोड़ा सा गिर सकता है, और प्रोडक्शन ना होने के कारण एफएमसीजी का जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ सकता है, और एफएमसीजी और डाउन ट्रेंड में देखा जा सकता है, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है। आईटी सर्विसेज, स्टील मॉडरेट नेगेटिव ही फोकस किया जा रहा है, स्लाइटली पॉजिटिव जा सकता है जो कोई भी ब्लू चिप कंपनीज हैं, लेकिन स्टील इसके ऊपर
अभी भी साया मंडरा रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात किया जाए तो न्यूट्रल एंड मॉडरेट है। रियल एस्टेट अभी अगर जितने भी म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे उनमें से जो भी रियल एस्टेट रिलेटेड फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में अभी आने वाले समय में थोड़ा सा कंजप्शन हो सकता है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय जो हैं उनके पास कंटिन्यूसली पैसे का फ्लो है और ये जो पेमेंट्स हैं रेगुलरली कंटिन्यूसली पेमेंट्स अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट में अभी तक अच्छा ही है फ्लो। तो रियल एस्टेट रिलेटेड आपके पास अगर म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, एक पॉजिटिव सिनेरियो है। और अगर देखा जाए फार्मास्यूटिकल स्टील मिक्स्ड है, नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। मेटल माइनिंग बहुत ही पॉजिटिव है। मेटल माइनिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने कहा था कि जो मंदी आई हुई है वहाँ पे मेटल माइनिंग के जो ओवर्स हैं वो सस्ता हुआ था। अभी हल्का सा कंजप्शन जैसे रियल एस्टेट को लेके भी कंजप्शन है, तो वो कंजप्शन से मार्जिन बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ये साल के आखिरी तक मुझे तो मेटल एंड माइनिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। जितने भी मेटल म्यूचुअल फंड्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। डिमांड स्लो होने के कारण यहाँ पे हमने देखा कि प्राइसेस बहुत लो हो गए थे रॉ मटेरियल्स के। अभी अचानक से जब पैसा आ रहा है और थोड़ा सा अर्निंग्स मिल रहा है, तो वो चाहे रियल एस्टेट की ग्रोथ के कारण क्यों ना हो, तो वहाँ पे बड़ा मार्जिन बन रहा है। इस कारण से शॉर्ट टर्म इस साल के एंड तक मेटल एंड माइनिंग पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आपके अकाउंट में देख रहे होंगे जितने भी स्टील रिलेटेड स्टॉक्स हैं या फिर कॉपर रिलेटेड स्टॉक है वो पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स के बारे में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के बीच में फ़र्क है। जितने भी घर बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, वो सब रियल एस्टेट में जाते हैं, लेकिन रोड, ब्रिजेस या फिर कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं। उसी तरह कैपिटल गुड्स क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बिठाया जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाया जाता है, जो सब पहला जो प्लांट मशीनरी ये सब बिठाया जाता है उसको हम कैपिटल गुड कैटेगरी में डालते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड में भी ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रल ही रहेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो टोटल अगर इसको समराइज करें तो क्रूड ऑयल के बारे में जो एनालिसिस है वो बोल रहे हैं कि $100 के ऊपर जाता है बैरल तो चारों तरफ से टाइट हो जाएगा इकोनॉमी। अगर $85 के आसपास रहा या उसके नीचे रहा तो विंडो खुल जाएगा और आगे जाके अच्छा सा अर्निंग्स आ सकता है। कंजप्शन अगर देखा जाए एक्चुअली 5.9 है। प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है और एमर्जिंग हाइक रिस्क भी है। और मॉनसून के ऊपर भी बहुत ही ख़राब है सिनेरियो। मॉनसून अगर इस साल ख़राब आता है तो एफएमसीजी के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा और वो चारों तरफ कंजप्शन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। एफपीआई फ्लो कैपिटल मार्केट में आया हुआ है जिसके बारे में हमने बात किया। और यूएसडी आईएनआर 97-98 का एक सपोर्ट है जिसको होल्ड करने की चांसेस है। कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो 5% सेकेंड राउंड इफेक्ट मेटेरियलाइज्ड हो सकता है। और अभी की सिनेरियो में वेस्ट एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रोथ हो सकता है। अगर हॉर्मोज पैसेज अगर नॉर्मलाइज होता है तो एशिया, जो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ये सब ग्रो कर सकता है। और Q1 फाइनेंशियल ईयर जीडीपी डाटा वैलिडेशन के 6.6 प्रोजेक्शन किया जा रहा है और फर्दर डाउन साइड भी जा सकता है। तो ये पूरा जो, और फाइनली अगर आएंगे हम आरबीआई रेट साइकिल के बारे में तो देखिए 6.52 का रेट था फरवरी 2005 से और लगभग तब से कंटिन्यूसली रेट कट करते जा रहे हैं, बीच बीच में होल्ड है। अगर देखा जाए तो जून 2025 में सबसे बड़ा रेट कट हुआ था और लास्ट 3 महीनों से यहाँ पे होल्ड है। मुझे जितना मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आने वाले समय में कैश फ्लो बना रहने के लिए आरबीआई ये 0.25 और रेट कट कर सकता है अगर इन्फ्लेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है तो और भी रेट्स बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेट कट जितना होगा बॉन्ड मार्केट में उतना पैसा जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो बॉन्ड से पैसा निकलेगा और मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं तो वो पैसा भी बाहर चला जा सकता है। देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट डाउन जाता है, तो बॉन्ड से तो पैसा निकलेगा लेकिन इक्विटी मार्केट में आएगा, इसका कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी में और माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है तो क्लैरिटी नहीं मिलेगा। जो भी साइड में आप ट्रेड करते हो, ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड कर रहे हैं 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट लेके भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करते हो और ये सारे एनालिसिस के साथ जब ट्रेड करोगे तो मैं एक लॉट में 400 पॉइंट पकड़ाऊँ तो आप
कंटिन्यूसली 1000 पॉइंट का एक रैली पकड़ सकते हो, जिसमें 300-400 पॉइंट आप ले सकते हो। तो निफ्टी एक लॉट में 6500 का प्रॉफिट देता है। अगर 400 पॉइंट पकड़ते हो तो एक लॉट में इन द मनी हो जाएगा और आप 25,000 30,000 बना सकते हो, और बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट में। तो जो भी इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, वो चलता है, करते रहो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को समझ के लंबे ट्रेड पकड़ो मंथ एंड के, एक्सपायरी के। तो वहाँ पे चांसेस अच्छे हैं पैसा बनने का, और बहुत बड़ा पैसा भी बनता है। आई होप ये सारे जो समझा रहा हूँ आपको क्लैरिटी आ रहा होगा। अगर आपको सही में लगता है ये वीडियोस वैल्यूएबल है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, जो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन लॉसेस कर रहे हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो ये सारे सिनेरियो समझ के उनको क्लैरिटी आ जाएगा। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन में क्लिक करें, तभी जाके मैं जब अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपडेटेड रह पाओगे ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।